हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई और आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये जो टॉपिक है ये हमारे बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है हर्बल ट्रैक टेक्नोलॉजी, उसके सिलेबस में मेंशन है। तो सबसे पहले हमें इस हेडिंग को पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा ये हेडिंग क्या कह रही है। हेडिंग है पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमें नेचुरल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, वो उनको किस तरीके से पेटेंटेबल किया जा सकता है, उनके फीचर्स क्या होते हैं, वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे बात आ रही है पेटेंटेबल नेचुरल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनको पेटेंट किया जा सकता है। और पेटेंट का मतलब हम जानते ही हैं कि ये एक पेटेंट एक ऐसा राइट है, ह्यूमन राइट कैटेगरी के अंदर आता है कि जिसने किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी प्रोसेस को, किसी कंपाउंड को उसने इन्वेंट किया हो, वो न्यू अप्रोच होना चाहिए और उसकी एप्लीकेशन पार्ट होनी चाहिए, वो पेटेंटेबल होता है, उसका वो पर्सनल राइट होता है। तो जब हम पेटेंट्स के बारे में बात करते हैं तो नेचुरल प्रोडक्ट्स को कौन कौन से वे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनको पेटेंट किया जा सकता है उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। कुछ एग्जाम्पल है पॉइंट की फॉर्म में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो आ रहा है नोवल आइसोलेशन प्रोसेस। जहाँ पर भी वर्ड नोवल होना ज़रूरी है क्योंकि वो न्यू होना चाहिए, पहले से हुआ है और उसको हमने फिर से अपना काम करके बता दें कि ये काम हुआ है तो उसकी कोई पेटेंटेबिलिटी नहीं हो सकती, वो पेटेंट नहीं किया जा सकता। इट शुड बी न्यू और इट शुड बी नोवल। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नोवल आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट। नेचुरल प्रोडक्ट को आइसोलेट करने के लिए कोई हमें आइसोलेशन प्रोसेस को अगर डेवलपमेंट किया गया है वो पेटेंट की कैटेगरी के अंदर आ सकता है। आइसोलेशन प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, आइसोलेशन प्रोसेस का मतलब है जैसे कि हम जानते हैं मेडिसिन प्लांट के अंदर कई प्रकार के एक्टिव कांस्टेंट पाए जाते हैं या फिर केमिकल कैटेगरीज पाई जाती हैं। तो उन केमिकल कांस्टेंट में से या फिर केमिकल कैटेगरी में से एक एक्टिव कांस्टेंट को या फिर एक केमिकल कैटेगरी को आइसोलेट करने के लिए अगर कोई नया आइसोलेशन प्रोसेस डिस्कवर किया जाता है या फिर इन्वेंट किया जाता है, वो पेटेंटेबल की कंडीशन के अंदर आ सकता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके सामने, एक इंडियन पेटेंट है किसके ऊपर, नीम के ऊपर। जो प्लांट है हमारा कौन सा है, नीम, और उसके कौन सा पार्ट यूज़ किया गया है, सीड पार्ट। नीम प्लांट के जो सीड पार्ट है उससे एक एक्टिव कांस्टेंट को नोवल आइसोलेशन मेथड या फिर प्रोसेस के द्वारा आइसोलेट किया गया था और उसका नाम क्या था, एजाडिरेक्टिन। जैसा कि हम जानते हैं कि नीम के अंदर एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है जिसका नाम है एक एजाडिरेक्टिन। तो एजाडिरेक्टिन को आइसोलेट करने के लिए एक न्यू मेथड ऑफ न्यू प्रोसेस को डेवलपमेंट किया गया था जो कि हमारे इंडियन पैटर्न के अंतर्गत पाया जाता है। नंबर 2 पॉइंट आ रहा है कैरेक्टराइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। जब हम कैरेक्टराइजेशन के बारे में बात करते हैं तो कैरेक्टराइजेशन जो कई प्रकार की पैरामीटर्स का हो सकता है या फिर स्ट्रक्चर का हो सकता है। पैरामीटर वो हमारे फिजिकल पैरामीटर भी हो सकते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोलेटेड कंपाउंड के बारे में भी हो सकता है। कैरेक्टराइजेशन किया किस तरीके से जा सकता है, कैरेक्टराइजेशन करने के लिए भी कई प्रकार के मेथड को हम यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे हमारे HPLC हो गए, हमारे IR हो गया, हमारा UV हो गया, हमारा NMR हो गया, हमारा LC-MS हो गया। दीज आर द वेरियस ह्यूज लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज। अगर उनके द्वारा किसी नए फिजिकल पैरामीटर को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, किसी केमिकल स्ट्रक्चर को अगर आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको इन्वेंट किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि ये नया केमिकल स्ट्रक्चर है, वो भी पेटेंट की कैटेगरी के अंदर पाया जाता है। तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट वो हमारा फिजिकल पैरामीटर भी हो सकता है। फिजिकल पैरामीटर क्या हो सकते हैं, कई प्रकार के फिजिकल पैरामीटर हो सकते हैं, जैसे कि कुछ एक्टिव कांस्टेंट की हमारी स्वेलिंग प्रॉपर्टी है, हमारी फॉर्मिंग इंडेक्स प्रॉपर्टी आ रही है, हमारे उसके रिलेटेड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है, ऑप्टिकल रोटेशंस आ रहे हैं। ये जो इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग के अंदर फिजिकल पैरामीटर आते हैं उसके सारी चीज़ें आती हैं। हमारे ऐश वैल्यूज़ आ सकती है, टोटल ऐश, एसिड इनसॉल्युबल ऐश, वाटर सॉल्युबल ऐश, सल्फेटेड ऐश, उसका डिटर्मिनेशन अगर न्यू मेथड के द्वारा हो रहा है तो वो पेटेंटेबल है। किसी नए प्लांट के बारे में ये सारी की सारी जानकारी इकट्ठी की जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द मेथड, वो भी हमारे पेटेंटेबल कंडीशन के अंदर आ सकता है। मगर कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्लांट नहीं होना चाहिए, पहले से इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया उसके ऊपर काम। और ये जो प्रोसेस किए गए हैं ये प्रोसेस भी कुछ इनके अंदर मॉडिफिकेशन अगर आता है तो भी वो पेटेंट की कंडीशन के अंदर आ सकते हैं। और दूसरा तो है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर। कोई भी अगर एक्टिव कंपाउंड को अगर आइसोलेट किया गया है और वो न्यू है, वो पहले से डिस्कवर नहीं किया गया था, और उसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर इलुस्ट्रेशन अगर किया जाता है तो वो भी हमारे पेटेंटेबल कंडीशन के अंदर आ सकता है रिलेटेड विद द नेचुरल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, ए न्यू एप्लीकेशन ऑफ द आइसोलेटेड प्रोडक्ट।
ए न्यू एप्लीकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक आइसोलेटेड कंपाउंड के बारे में जानकारी सबको है और उसके बारे में ये पता है कि ये जो आइसोलेटेड कंपाउंड है, सपोज कीजिए कि एंटी बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस करता है, मगर वो कंपाउंड अगर एंटी फंगल एक्शन भी प्रोड्यूस करता है जो कि अननोन है, और अगर किसी ने उसको इन्वेंट किया है, उसके बारे में स्टडी की है, तो वो भी पेटेंटेबल कंडीशन के अंदर आ सकता है। तो ए न्यू एप्लीकेशन ऑफ द आइसोलेटेड प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल दे दिया केवल समझाने के हिसाब से कि वो मेडिसिनल एक्टिविटी से भी रिलेटेड हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो जो आइसोलेटेड कंपाउंड है वो मेडिसिनल एक्टिविटी के संदर्भ में ही बात की जाए। यहाँ पे एक पॉइंट और आ रहा है, नंबर 1 पॉइंट तो था मेडिसिनल एक्टिविटी से रिलेटेड, नंबर 2 जो पॉइंट आ रहा है दैट इज रिलेटेड विद द हर्बल एक्सिपिएंट्स, या फिर इनको हम फार्मास्यूटिकल एड के नाम से भी जानते हैं। अब ये हर्बल एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं? हम एक एक्सिपिएंट्स का मतलब क्या होता है? एक्सिपिएंट्स का मतलब होता है दोज आर द इनर सब्सटेंसेस जो कि हम हर्बल फॉर्मुलेशंस की मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसके प्रोडक्शन करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। वो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट भी हो सकते हैं, वो हमारे सस्पेंडिंग एजेंट भी हो सकते हैं, वो हमारे बाइंडिंग एजेंट हो सकते हैं, वो हमारे थिकनिंग एजेंट हो सकते हैं, वो हमारे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है हमारी एक्सीपेंट की, और मोस्टली ये जो एक्सीपेंट्स होते हैं इनर्ट होते हैं, इनमें किसी प्रकार की मोस्टली कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाती, मगर फॉर्मुलेशंस के डेवलपमेंट के लिए उनको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अगर न्यू एप्लीकेशन, वर्ड न्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू एप्लीकेशन ऑफ द आइसोलेटेड प्रोडक्ट, जैसे कि सपोज कीजिए हर्बल एक्सिपिएंट है, टर्मरिक का एग्जाम्पल ले लीजिए। टर्मरिक जो है कि हमारे एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है इन द एंटी फंगल फॉर्मुलेशन में। तो ये जो स्टेबलाइजर जो वर्ड आया है, जो फॉर्मुलेशन को स्टेबल करने का जो काम कर रहा है, ये एक न्यू अप्रोच है, तो उस पर पेटेंट हो चुका है। तो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। तो ये तो हो गया नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट आ रहा है पेटेंटिंग रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर कई प्रकार के जो न्यू टेक्निक्स है, स्पेसिफिकली जेनेटिक के ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है। डीएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया, जीन्स हो गया, इनके ऊपर काम किया जाता है जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं, या फिर इनके द्वारा कई ऐसे अगर क्रॉप का डेवलपमेंट हो रहा है जो कि मेडिसिनली इंपॉर्टेंट हो, मॉर्फोलॉजिकल उनके अंदर अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी मेथड के द्वारा प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। कई प्रकार की डिजीज़ के अगेंस्ट में प्लांट अपनी ग्रोथ कर सकता है, तो उस पर भी काम किया जा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है जो कि आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में भी है, और कई प्रकार की वैक्सीन्स बनाने के लिए या फिर ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सेक्स हार्मोन्स को बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का रोल इंपॉर्टेंट है। इसमें भी अगर हम कोई न्यू मेथड का डेवलपमेंट करते हैं जो कि पहले से इंट्रोड्यूस नहीं था, न्यू एप्लीकेशंस को अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि पहले से नहीं है, वो पेटेंटेबल की कंडीशन के अंदर आ जाएगी। इसी से रिलेटेड आ रहा है नंबर 5, पेटेंटिंग फॉर द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का अगर आइडेंटिफिकेशन किया गया है और वो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन वेलफेयर या फिर ह्यूमन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के काम में लाया जा रहा है, और वो जो ऑर्गेनिज्म का जो यूज़ करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको भी पेटेंट के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसको समझाने के लिए यहाँ पे आप देखिए एक एग्जांपल दिया गया है किस तरीके से। यहाँ पे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है वो ई कोलाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर हमारा ये ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई का, इशरीशिया कोलाई इसको बोला जाता है। ई कोलाई को पेटेंटेबल किया गया है, मगर ये नहीं कि ऑर्गेनिज्म पेटेंट करने का फ़ायदा क्या हुआ। उसका फ़ायदा ये कि इसकी एप्लीकेशन किसी नई तरीके से डेवलप की गई है। जैसे कि अब हम इसको समझते हैं, ह्यूमन जीन्स को इंट्रोड्यूस कराया गया किसके अंतर्गत, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। ये सारा का सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम है। जब ई कोलाई के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया तो ये जो ऑर्गेनिज्म था, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन की प्रोडक्शन करने के लिए हम इस ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, मगर ये जो मेथड है, जिस मेथड के द्वारा ई कोलाई को यूज़ किया जा रहा है, उसके अंदर ह्यूमन जीन्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और वही ई कोलाई फिर किसकी प्रोडक्शन में काम में आ रहा है, ह्यूमन इंसुलिन की। ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, पेटेंटेबल कंडीशन के अंदर आ सकता है। ह्यूमन इंसुलिन की फॉर्मेशन ई कोलाई ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है, ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का भी एक एग्जाम्पल आ सकता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को बनाने के लिए काम में लाया जा सकता है, और ह्यूमन टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करने के लिए भी इसको काम में लाया जा सकता है। तो फॉर दैट रीज़न ई कोलाई की एप्लीकेशन पार्ट को बताना पड़ेगा कि ये इसकी एप्लीकेशन है, ये मेथड है जिसके द्वारा हम इन सभी के सभी जो हमारे लिए बेनिफिशियरी जो कंपोनेंट है उनकी फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन की फॉर्मेशन कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स की फॉर्मेशन कर रहा है, और फॉर्मेशन कर रहा है, और ह्यूमन टिश्यूज़ की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये भी हमारे पेटेंटेबल कंडीशन के अंदर आ सकता है। तो अभी आप इसको नोट डाउन करिए, आगे उसके और कुछ पॉइंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों,
बच्चों ये हमारा जो टॉपिक ये चल रहा है वो है पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स। अब इसका ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो यही टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने 5 पॉइंट कवर कर लिए थे। उसमें 5 पॉइंट किससे रिलेटेड थे? पेटेंटेबल नेचुरल प्रोडक्ट से। वो नेचुरल प्रोडक्ट जो कि पेटेंट की कंडीशन के अंदर आते हैं, जिनको पेटेंट किया जा सकता है, तो उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब उसी के कंटिन्यूशन पार्ट में ये हमारा सेकंड लेक्चर है, उसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, उसको आप वहाँ पे रेफ़र कर दीजिएगा। डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ये जो पार्ट 2 है ये उसके आगे का पार्ट है, कंटिन्यूएशन पार्ट चल रहा है। तो 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे कौन कौन से नेचुरल प्रोडक्ट को पेटेंट किया जा सकता था। उसी के अंतर्गत नंबर 6 जो आ रहा है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अभी ये ट्रांसजेनिक प्लांट है, ये भी पेटेंट की कंडीशन के अंदर आ सकते हैं, मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट को जो प्रोड्यूस करने का जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो न्यू होनी चाहिए। देयर शुड बी द न्यू टेक्निक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स? ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो होते हैं जिन प्लांट्स के अंदर जेनेटिक अल्टरेशंस या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के बाद जो हमें प्लांट्स मिलेंगे वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहलाएंगे, और उन ट्रांसजेनिक प्लांट्स के अंदर हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। जो कैरेक्टर हम चाहते हैं प्लांट के अंदर, जो प्लांट के कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो उसको अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं, अगर वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा दी जाए विद द हेल्प ऑफ द सम टेक्निक, जो कि हमारी न्यू टेक्निक हो, ट्रांसजेनिक प्लांट की कैटेगरी के अंदर वो आ रही है, उसके अंदर उसको यूज़ किया जा रहा है, तो वो पेटेंट की कंडीशन के अंदर पाया जा सकता है। यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के अंदर। एग्जाम्पल के अंदर जो ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर आ रहे हैं ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि हमने 11th की जो बायोलॉजी है उसमें भी इनका डिस्क्रिप्शन आता है, तो आपको वहाँ से आइडिया लगेगा। फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स एग्जाम्पल की फॉर्म में हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस कॉटन प्लांट्स। हर्बिसाइड्स को हम वीडीसाइड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में खरपतवार के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है मेन प्लांट के साथ, तो ये मेन प्लांट का न्यूट्रिशन ले लेते हैं। कैसे ले लेंगे? सॉइल्स में वो भी ग्रो कर रहा है और मेन प्लांट भी ग्रो कर रहा है, जैसे कि मेडिसिन प्लांट भी ग्रो कर रहा है, उसके नीचे कई प्रकार के छोटे छोटे पौधे भी अगर ग्रो कर रहे हैं, तो सॉइल से न्यूट्रिशंस वो भी लेंगे अपने डेवलपमेंट के लिए। तो जो प्रॉपर न्यूट्रिशंस है वो किसको नहीं मिल पाएगा? मेन प्लांट या फिर मेन मेडिसिन प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा। तो ये जो हमारे कॉटन प्लांट्स के अंदर, जिनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मॉडिफिकेशन किया गया था, जेनेटिक कॉटन प्लांट के नाम से जाना जाता है, ट्रांसजेनिक कॉटन प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिनके अंदर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एक्टिविटी पाई जाती है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आ रहा है इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंस टोबैको प्लांट। जो हमारा टोबैको प्लांट है उसके अंदर, अगर नॉर्मल प्लांट टोबैको है तो वो इंसेक्ट से अफेक्टेड हो सकता है, मगर जब हम ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट के बारे में बात करते हैं तो उस पर इंसेक्ट का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, इवन दो उसके ऊपर इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टेंस एक्टिविटी पाई जाती है, इंसेक्ट को किल करने की एक्टिविटी उनके अंदर पाई जाती है। तो ये पॉसिबल किसके द्वारा हो रहा है? वो पॉसिबल जो होता है वो हमारा होता है न्यू टेक्निक्स के द्वारा। और वो न्यू टेक्निक कौन सी होगी? यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट के अगर न्यू टेक्निक यूज़ की जा रही है वो भी पेटेंट की कंडीशन के अंदर आ सकती है। नंबर 7 जो आ रहा है लिस्ट के कैटेगरी के अंदर, द पेटेंटिंग ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट बाय द सेल कल्चर। ये हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हम जानते ही हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम न्यू स्पीसीज़ की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। न्यू स्पीसीज़ के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की फॉर्मेशन भी की जा सकती है, और जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, जो लुप्त प्राय अवस्था में जो प्लांट जा रहे हैं, उनके प्रोटेक्शन भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा किया जा सकता है। तो अगर हम कुछ ऐसे न्यू मेथड प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर यूज़ करें जिसके द्वारा प्लांट के अंदर उपस्थित सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, तो वो पेटेंट की इस कंडीशन के अंदर आ सकता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं कि जो हमारा जो टेक्सस स्पीसीज़ का प्लांट है उसके अंदर एक एक्टिव कॉन्स्टेंट पाया जाता है टैक्सोल, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया गया था विद द हेल्प ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर। और टैक्सोल की जो एप्लीकेशन पार्ट है इट एक्ट एज ए एंटी कैंसर। तो उस प्रोसेस को जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा टैक्सोल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया गया बाय यूजिंग द टैक्सोल स्पीसीज, वो पेटेंट की कंडीशन के अंदर आ चुकी है। तो बच्चों ये हमारे कुछ लिस्ट थी जो कि पेटेंटेबल नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर पाए जा रहे थे। अब अगर मैं कहूँ कि मैं कोई भी वाइल्ड प्लांट को अगर पैटर्न की कंडीशन के अंदर रख दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। वाइल्ड प्लांट्स का जो होता है वो पैटर्न की कंडीशन के अंदर नहीं आते। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द पेटेंट। वो क्या प्रोसीजर पार्ट रहेगा जिसके द्वारा हम पेटेंट को ऑब्टेन
कर सकते हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो मेनली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 पॉइंट होते हैं। एक तो एप्लीकेशन फिलिंग, नंबर 2 आ जाएगा एप्लीकेशन एग्जामिनेशन, नंबर 3 आएगा ऑपोजिशन ऑब्लिक क्लेम फॉर द पेटेंट, एंड नंबर 4 आएगा ग्रांटिंग एंड पेटेंट सीलिंग। अब इनको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एप्लीकेशन फिलिंग के बारे में। जनरली ये जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जो कि हमें पेटेंट ऑफिस से मिल सकता है, तो वो जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, उस एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको हम भर के सबमिट कराना पड़ता है हमें को पेटेंट ऑफिस के अंदर। वो जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या क्या कंटेन करेगा, मेनली 3 कंपोनेंट उसके अंदर रहते हैं, 3 कंपोनेंट उसके अंदर रहेंगे, ए, बी और सी। ए क्या है, ए के अंदर क्या होगा, टाइटल, नेम एंड नेशनैलिटी ऑफ द इन्वेंटर। बी के अंदर जो आएगा वो स्पेसिफिकेशन, मतलब फुल डिटेल ऑफ द, आपने जो इन्वेंट किया है, जो आपने प्रोसीजर पार्ट को लाया है, जिसको आप पेटेंट कराना चाहते हो, उसकी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। नंबर 3 जो आएगा क्लेम्स, स्कोप ऑफ द इन्वेंशन, उसके अंदर डेफिनेशन पार्ट आएगी, और आपका इन्वेंशन के एप्लीकेशन पार्ट क्या है, स्कोप क्या है, उसके बारे में उसको मेंशन करना पड़ेगा। नंबर 2, अब जब ये हमने एप्लीकेशन फॉर्म जब भर दिया है, इसको फिल करने के बाद इसको सबमिट कराना पड़ेगा पेटेंट ऑफिस में। अब जो पेटेंट ऑफिस है उस पर जो ऑफिसर्स रहते हैं उनका काम क्या रहता है, एप्लीकेशन एग्जामिनेशन। अब वो जो एप्लीकेशन आई है उसको एग्जामिनेशन किया जाएगा। एग्जामिनेशन करने के लिए होगा क्या, कौन कौन से पॉइंट पे वो एग्जामिनेशन करेंगे। नंबर पॉइंट आता है यूजफुलनेस ऑफ द पेटेंट, जो पेटेंट फाइल किया गया है उसकी यूजफुलनेस क्या है, उसकी एप्लीकेशन पार्ट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में पता होना चाहिए। नेचर ऑफ क्लेम क्या है, किस प्रकार का वो नेचर है, वो प्रोसेस को पेटेंट कराने चाह रहे हैं, प्रोसीजर को क्लेम कराना चाह रहे हैं, आइसोलेटेड कंपाउंड को, कोई मेथड है, कोई टेक्निक है, उसके बारे में बात की जाती है। और नंबर 3 जो आता है पेटेंट फाइल्ड अर्लियर, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ऐसा तो नहीं ये जो पेटेंट जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म डाली है पहले से ही किसी और ने अप्लाई किया हुआ हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट को जो कंसिडरेशन करने का जो काम होता है वो हमारा किसके द्वारा होता है, जो पेटेंट ऑफिस में जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो इसको एग्जामिनर करते हैं। नंबर 3 जो पॉइंट आता है ऑपोजिशन और क्लेम फॉर द पेटेंट। एप्लीकेशन फाइन होने के बाद उसको एग्जामिनेशन करने के बाद 3 महीने का समय दिया जाता है। उस 3 महीने में ये देखा जाता है कि कोई और इंक्वायरी उस रिलेटेड पेटेंट से तो नहीं आ रही है। अगर उस रिलेटेड पेटेंट पे कोई अपना कोई अपोजिशन या फिर कोई क्लेम तो नहीं कर रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बारे का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो हमारा कितना दिया गया, 3 मंथ्स का टाइम दिया गया है। आफ्टर द 3 मंथ्स नाउ द नंबर 4 ग्रांटिंग एंड द पेटेंट सीलिंग प्रोसेस इज अकर। ग्रांटिंग एंड पेटेंट सीलिंग में क्या होगा, पेटेंट इज ग्रांटेड बाय द पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस से ग्रांट हो जाएगा आफ्टर द 3 मंथ एंड पब्लिश इन ए ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट के अंदर उसको पब्लिश कर देंगे। यहाँ पे आपका जो पेटेंट है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो चुका है, पेटेंट जो है वो फाइल हो चुका है और वो पूरी तरीके से पेटेंटी उसको यूज़ कर सकता है। अब एनुअल फीस होती है उसकी, एनुअल अगर उसकी फ़ीस देंगे तो वो अपना पेटेंट की जो टाइम ड्यूरेशन है वो उसकी जो एज है पेटेंट की उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। इवन दो एक्सपायरी के बाद भी जो रिन्यूअल की जो फीस होती है उसको भर के ही पेटेंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। पेटेंट के फ़ायदे क्या हैं, पेटेंट क्या है कि कॉपीराइट की तरह काम करता है। वो जो पेटेंट है जो इन्वेंटर ने जो उसको इन्वेंट किया था वो उसकी अब पर्सनल प्रॉपर्टी होगी फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। उसको उसकी मर्जी के बिना कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता, उसके इन्वेंशन को, उसके डिस्कवरी को, उसके प्रोसीजर पार्ट को। अगर कोई यूज़ करेगा तो वो ऑफेंस में आएगा। दूसरी बात, अगर वो यूज़ करना चाहता है तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ये राइट होता है पेटेंटी का कि वो उसको लाइसेंस दे सकता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, मगर उसके लिए परमिशन लेनी ज़रूरी है। तो बच्चों ये एक प्रोसीजर था रिगार्डिंग द हाउ वी आर एबल टू गेट द पेटेंट, और ये जो हमारा जो टॉपिक है पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।